नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सेकेंड फेज में प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। मतदाता शाम 6 बजे तक अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में योगी आदित्यनाथ सरकार के 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो आइए जानते हैं यूपी सरकार के किन किन मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण में शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। इस सीट से बीजेपी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को उतारा है। गौरतलब है कि सुरेश खन्ना यूपी सरकार में वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा मंत्री हैं। वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और 8 बार से विधायक रह चुके हैं। सुरेश कुमार खन्ना 1989 से शाहजहांपुर विधानसभा सीट से लगातार विधायक रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि वो करीब 4 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। खन्ना खत्री समाज से आते हैं। वो कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 55 सीटों पर आज दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है, उनमें चंदौसी विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से योगी आदित्यनाथ सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। आपको बता दें कि गुलाब देवी संबल जिले की चंदौसी सीट से विधायक हैं। वो 4 बार की विधायक रह चुकी हैं और करीब 4 दशक से राजनीति में है। 1991 में गुलाब देवी पहली बार विधायक चुनी गई थी। वो धोबी समाज से आती हैं। गुलाब देवी कल्याण सिंह, राम प्रकाश, राजनाथ सिंह सरकार में भी मंत्री रही हैं। वहीं आज रामपुर जिले की बिलासपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है। इस सीट से यूपी सरकार में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बता दें कि बलदेव सिंह रामपुर जिले की बिलासपुर सीट से विधायक हैं। वो सिख धर्म से आते हैं। बलदेव सिंह 2017 में पहली बार विधायक चुने गए थे। वो करीब 2 दशक से सक्रिय राजनीति में है। बदायूं विधानसभा सीट पर भी आज मतदान किया जा रहा है। इस सीट पर यूपी सरकार में राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। महेश चंद्र गुप्ता यूपी सरकार में नगर विकास और गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री हैं। वो बदायूं विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और वैश्य समाज से आते हैं। महेश चंद्र 2007 में पहली बार विधायक चुने गए थे। वो करीब 2 दशक से सक्रिय राजनीति में है। यूपी के बहेड़ी विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। इस सीट से सरकार में राजस्व राज्य मंत्री क्षत्रपाल सिंह गंगवार की किस्मत भी दांव पर लगी है। क्षत्रपाल सिंह 2 बार के विधायक हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। 2007 में वो पहली बार विधायक चुने गए थे। क्षत्रपाल सिंह करीब 2 दशक से सक्रिय राजनीति में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में राज्य के 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। इन जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली व शाहजहांपुर शामिल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कानपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी के चुनाव में एक बार फिर घोर परिवारवादी लोग हारेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब ये 2022 में भी ये परिवारवादी लोग फिर से हारेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य की पूर्व की एसपी सरकार का बस चलता तो ये कानपुर ही क्या, यूपी के हर शहर में माफिया गंज बसा देते। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव में किए गठबंधन को लेकर भी तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि हर चुनाव में ये लोग साथी बदल देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी, कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था क्योंकि सरकारों को माफिया चलाते थे। राज्य के पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहाँ के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया, जबकि सरकारों का काम जनता को सुरक्षा प्रदान करना है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल लाभ भी मिल रहा है, जबकि 100 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी में भी गरीब का चूल्हा जलता रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 7 चरणों में मतदान होना है और राज्य में दूसरे चरण का मतदान जारी है। वहीं राज्य में 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और माना जा रहा है कि इसी दिन चुनाव परिणाम आ जाएंगे। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे।
इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। हमें विकास के रास्ते पर चलना है। मतदाताओं को गुमराह करते हैं और पराजय के बाद में हार का ठिकरा जिसको साथ में ले आए हैं ना, उसी पे गले पर मर देते हैं जी। आप देखिए 10 मार्च के बाद कैसे ये लोग अपने नए साथी को कोसना शुरू करेंगे। दोनों एक दूसरे को तू मैं करेंगे। साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप ऐसी मुसीबतें में जीते थे कि नहीं जीते थे? असुरक्षा थी कि नहीं थी? इन लोगों ने तरीका ऐसा बनाया था कि परिवार के हर सदस्य को इनकी राज करने का तरीका मालूम है ना आपको? ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक। उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? लोगों का भला करने के लिए नहीं, लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वही आपका एरिया लूट लो। भाइयों बहनों,
इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए, पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं। आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने, उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। भाइयों और बहनों, गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए, 2017 से पहले जब इन गौर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था? गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता? इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दांडव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को खत्म कर दिया। आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यही कारण है कि 100 साल के बाद इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी दुनिया की महामारी, दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी में भी गरीब का चूल्हा जलता रहा है भाई। और मेरी माताओं बहनों, संकट अगर आ भी गए हैं, ये मोदी है, मेरी गरीब मां बहन का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी मदद कर रही है। अगर यूपी का कोई परिवार
किसी दूसरे राज्य में जाएं, अगर वो उत्तर प्रदेश से मानो गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कर्नाटक चला गया, पंजाब चला गया, तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में भी राशन। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार का काम कैसा होता है, एक गरीबों को पक्के आवास की योजना में भी दिखता है। पहले की सरकार ने पूरे कार्यकाल में गरीबों के लिए घर बनाने में कितनी उदासीनता रखी। मुझे बताइए, भारत सरकार पैसे भेजे, गरीब को घर चाहिए, मोदी घर बनाना चाहता है, लेकिन 2014 में यहां ऐसी सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये योगी जी की सरकार बनने के बाद काम हुआ और मुझे खुशी है, हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा, पाई पाई का उपयोग हुआ और उत्तर प्रदेश में 34 लाख, आंकड़ा सुन लीजिए भैया, 34 लाख पक्के घर गरीबों को बना करके दिए गए। 34 लाख। कितने कितने भैया, कितने? 34 लाख। और आज एक घर की कीमत होती है कितनी भाई? लाखों में होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में 34 लाख गरीब जो उनको घर मिला, वो लखपति हुए कि नहीं हुए? मोदी ने आकर के 34 लाख गरीबों को लखपति बनाया कि नहीं बनाया? योगी जी ने लखपति बनाया कि नहीं बनाया? और इसमें भी 13 लाख घर हमारे दलित भाई बहनों को मिले हैं। भाइयों, कोई भेदभाव नहीं। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा। किसी भी मजहब की महिलाएं हो, किसी भी पंथ की बेटियां हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव उनके हितों की रक्षा में जुटी है। जन धन बैंक खाते खुले, सबसे ज्यादा लाभ बेटियों को हुआ। मुद्रा योजना हो, सबसे अधिक लोन बेटियों को मिले। स्वयं सहायता समूहों के बिना गारंटी ज्यादा पैसा देना हो, सबसे अधिक लाभ हमारी मां बहन बेटियों को मिला। नल से जल हो, बेटियों की सुविधा सबसे अधिक बढ़ी। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहनों बेटियों को अपमान से, पीड़ा से मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी और योगी सरकार ने किया। जिस पीएम आवास योजना के बारे में मैंने अभी बताया, उसमें जो घर दिए जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर महिलाओं के ही नाम, और सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मंचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है,
यूपी के लिए योगी उपयोगी है। झांसी के महारानीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने 5 सालों में अपने परिवार के 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव ने 5 सालों में अपने परिवार के 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 योजनाओं को आपके घर में भेजने का काम किया है। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश और गरीबों की जमीन को अखिलेश यादव के गुंडों ने कब्जाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन पर बुलडोजर घुमाकर खाली करवा दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये परिवारवाद पार्टियां देश और दुनिया के लोकतंत्र पर थप्पा है। ये पार्टियां उत्तर प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकती हैं। ये कांग्रेस पार्टी है। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। क्या ये लोग देश का भला कर सकते हैं? इन पार्टियों में लोकतंत्र को बढ़ाने की कोई ललक नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के चुनावी दौरे पर हैं। झांसी में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा, वो यूपी में दिखाई नहीं देगा। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आपको पता है मुख्यमंत्री है बाबा, मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं, शीशे में वो जिसे सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा, डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां और रोजगार छीने, यही नहीं इनके लोग बैंकों से पैसा लेकर भी भाग गए। ये चिल्लाते हैं परिवार वाले, परिवार वाले। याद रखना, जिसके पास परिवार नहीं वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। तभी इनके लोग 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा, नोटबंदी के बाद सारा व्यापार बर्बाद हो गया। कोरोना के समय सारे धंधे और कारखाने बनते, लेकिन हमारे किसानों ने खेती नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसलिए अगर समाजवादी को यूपी में मौका मिलता है तो हम पहले से ज्यादा काम करके दिखाएंगे और बिना भेदभाव के करेंगे। हम लोग विकास करना चाहते हैं। बलिया में बीजेपी के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ है। दयाशंकर सिंह इस क्षेत्र में बिना इजाजत रोड शो निकाल रहे थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उन पर एक्शन लिया है। दयाशंकर के साथ 100 से 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया है। दयाशंकर सिंह बलिया की सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने रविवार को बिना प्रशासनिक अनुमति के यहां पर रोड शो निकाला था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी बाल मुकुंद मिश्र ने सोमवार को बताया कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह समेत 100 से 150 लोगों के खिलाफ के विरुद्ध उड़न दस्ते के मजिस्ट्रेट अजय चौहान की शिकायत पर बलिया शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी कमी देखी जा रही है। इसके कारण यूपी में एक्टिव केसों की संख्या भी कम हो गई है। वहीं 1 फरवरी से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के केस कम होने के साथ एक्टिव केस कम हुए हैं। यहां अब एक्टिव केसों की संख्या कोरोना की तीसरी लहर से पहले की स्थिति में पहुंच गई है। यूपी के नोएडा में रविवार को 81 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि शनिवार को 129 नए मामले मिले थे, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 752 हो गई है। ये मामले पिछले साल नवंबर के करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस साल जनवरी में नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जिले में 13 जनवरी को सबसे ज्यादा 2230 नए मामले सामने आए थे, जिसके कारण जिले में 10,718 एक्टिव केस हो गए थे। हालांकि नोएडा में 16 जनवरी को 2040 नए मामले सामने आए थे, तब एक्टिव केसों की संख्या 12,705 हो गई थी। नोएडा में फरवरी आते आते जिले में एक्टिव केस की संख्या 3000 से कम हो गई। 1 फरवरी को जिले में एक्टिव केसों की संख्या 2659 हो गई थी। वहीं इसी दिन जिले में 287 कोरोना के केस मिले थे। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद में भी देखने को मिला। तब जिले में 1 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या 1000 से कम हो गई थी। वहीं 1 फरवरी को जिले में 266 नए कोरोना के मामले सामने आए थे, जबकि 6 फरवरी को गाजियाबाद में एक्टिव केसों की संख्या 1000 से कम हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते